Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College, अजमेर। प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल हमने देखे। इसके बाद हम मटेरियल कंट्रोल में देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, या सामग्री क्षय एवं छिजत का किस प्रकार से आप लेखांकन करेंगे। सामग्री क्षय या छिजत का मतलब है कि आपके पास बुक्स या रिकॉर्ड के हिसाब से जितनी सामग्री होनी चाहिए, वास्तव में फिजिकली रूप से उतनी सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है, यानी सामग्री में कमी हो गई है, सामग्री में क्षय हो गया है या सामग्री में छीजत हो गई है। तो ये जो सामग्री में कमी होती है, इस कमी का पहले तो हम जानें कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। इस कमी के कई कारण हैं। जैसे अगर कोई सामग्री ऐसी है जो केमिकल नेचर की है तो उड़ जाना, वाष्पीकरण हो जाना, नम है तो वाष्पीकरण हो जाना, कोई लिक्विड है तो जिस चीज़ में आपने रखा हुआ उसमें से लीक होके कम हो जाना, या बड़ा लॉट हमने ख़रीदा है और उसको छोटे छोटे लॉट में इशू करते हैं तो उसमें कुछ सामग्री का कम हो जाना, या छोटे छोटे टुकड़ों में इशू करते हैं तो कुछ चूरा हो जाना, या सामग्री का चोरी हो जाना, जल जाना, बाढ़ से नष्ट हो जाना, कई कारण हो सकते हैं। तो ये जो ऐसे कारण हैं जिनसे सामग्री में कमी होती है, इस कमी को हम क्षय या चीजत या वेस्टेज हम कह सकते हैं। हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीजत को दो भागों में बांट लेते हैं, नॉर्मल वेस्ट एंड एबनॉर्मल वेस्ट। नॉर्मल वेस्ट या सामान्य चीजत ये एक ऐसे कारणों से होती है जो सामग्री के स्वभाव में है और जिसको आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। सामान्य कारणों से जो वेस्टेज होता है, जो कमी होती है, जिसको हम चाहकर भी नहीं रोक पाते और जो सामग्री के स्वभाव में है, उसको हम नॉर्मल वेस्ट कहते हैं। जैसे कोई सामग्री आपने खरीदी और वो नम है और बाद में उसका वेट नमी उड़ जाने के कारण से कम हो जाता है, या कोई सामग्री ऐसा केमिकल नेचर की है कि वाष्पीकरण होकर के उसका वेट कम हो जाता है या उसकी मात्रा कम हो जाती है। केमिकल भी ऐसा हो सकता है, जैसे पेट्रोल है या थिनर है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उसके वेट में कम हो जाते हैं, वो उड़ जाती है वाष्पीकरण के माध्यम से। इसी प्रकार हमने एक बड़ा लॉट खरीदा और उसको छोटे छोटे लॉट में हम इशू कर रहे हैं तो थोड़ा वज़न कम हो जाता है। जैसे एक साथ हमने तोल करके 100 किलो सामग्री खरीदी और हम उसको 5-5 किलो करके 20 बार इशू करेंगे तो नेचुरली वो किलो आधा किलो कम हो जाएगी लास्ट में। या इसी प्रकार हम कोई एक बड़ी सामग्री खरीद लिया और उसको काट काट के टुकड़ों में इशू कर रहे हैं तो कुछ टुकड़े वेस्टेज के रूप में चले जाते हैं। तो ये ऐसे जो है, ये सामग्री की नेचर में इनहेरेंट है, स्वाभाविक है, इसको हम रोक नहीं सकते, तो ये कहलाती है सामान्य चीजत। और असामान्य चीजत या एबनॉर्मल वेस्ट ऐसे कारणों से है जो असामान्य कारण है, जैसे आग लगना, बाढ़, भूकंप, ये सारे नुकसान। अब इसमें हम सबसे पहले लेते हैं नॉर्मल वेस्ट। नॉर्मल जो वेस्ट है वो नॉर्मल वेस्ट चूँकि सामान्य कारणों से है, सामग्री के स्वभाव में है और इसको आप रोक नहीं सकते, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि नॉर्मल वेस्ट की जो राशि है वो हमारी वस्तु की कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो नॉर्मल वेस्ट की कॉस्ट को हमें वस्तु की लागत में शामिल करना है, तो ये दो प्रकार से हो सकता है इसका ट्रीटमेंट। पहला, उपरिव्यय मान के चार्ज किया जाए या ओवरहेड के रूप में हम इसको चार्ज करें, और दूसरा बाय इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। दो है, एक तो चार्ज एज ओवरहेड, इस वेस्ट को हम क्या करें, ओवरहेड के रूप में चार्ज करें, और दूसरा इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, बची हुई सामग्री का हम मूल्य बढ़ा दें। जैसे हमारे पास मान लो से हमने 100 यूनिट खरीदी, 100 लीटर कोई लिक्विड खरीदा 9 रुपये के रेट पर, 900 रुपये में, ठीक है। अब इसमें से 10 लीटर नॉर्मल वेस्ट हो गया। अब 10 लीटर नॉर्मल वेस्ट हो गया तो ओवरहेड के रूप में अगर हम इसको चार्ज करना चाहते हैं तो 10 लीटर की कॉस्ट क्या हुई, 90 रुपये। ये 90 रुपये हम सिंपल इशू में बता देंगे और इसको फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल कर लेंगे, ठीक है।
अब अगर हम दूसरा मेथड काम में लेते हैं, इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 100 लीटर हमने खरीदा था 9 रुपये के रेट पर 900 रुपये में, और अब वास्तव में वो 90 लीटर ही रह गया। तो 90 लीटर और उसकी कीमत कितनी मानेंगे, वही 900 रुपये। तो अब क्वांटिटी को कम कर दें, अमाउंट को वहीं रहने दें, और उस अमाउंट में कम की हुई क्वांटिटी से भाग लगा दें, 900 डिवाइडेड बाई 90, तो इन्फ्लेटेड रेट क्या हो गई, 10 रुपये पर लीटर। तो अब भविष्य में जो सामग्री हम इशू करें वो 10 रुपये पर लीटर की रेट पे इशू कर दें, तो 900 रुपये चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। वहाँ फैक्ट्री ओवरहेड के रूप में उसको शामिल करके चार्ज करेंगे, यहाँ पर बची हुई सामग्री की कीमत ही हम बढ़ा देंगे। व्यवहारिक पक्ष तो यही है, व्यापारी भी इसी को काम में लेता है कि बची हुई सामग्री की कीमत में जो है उसको बढ़ा देता है। तो ये दो तरीके से हम इसको जो है चार्ज कर सकते हैं। और जो एबनॉर्मल वेस्ट है, उस एबनॉर्मल वेस्ट को हम हमारी लागत का हिस्सा नहीं मानते। जो एबनॉर्मल वेस्ट है उसको हम लागत का हिस्सा नहीं मानेंगे और उसको हम अलग से कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एबनॉर्मल वेस्ट को तो हम नॉर्मल इशू के जैसे बताएंगे हमारे स्टोर लेजर में, और जो भी उसका मूल्य आएगा उस मूल्य को हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था आइटम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, उसमें बताया था एबनॉर्मल वेस्टेज, तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज है, ये कॉस्टिंग P&L में जाएगा। इशू में बताएंगे तब नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एबनॉर्मल वेस्ट का आप ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों मेथड से अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो कैसे हम इसको चार्ज करेंगे। ये आप देखिए, एक फर्म जो है फीफो मेथड से जो है स्टोर लेजर तैयार करती है। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक माह अप्रैल 2012 के दौरान सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन इस प्रकार था। आपको स्टोर लेजर बनाना है। वेस्टेज को अगर हम ओवरहेड के रूप में चार्ज करें या इन्फ्लेटेड प्राइस के रूप में चार्ज करें, दोनों मेथड से आपको ये स्टोर लेजर बनाना है। 1 अप्रैल को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 400 किलो 10 रुपये के रेट पर। 3 अप्रैल को हमने इश्यू किया 500 किलो, 3 अप्रैल को हमने प्राप्त किया 500 किलो 6 रुपये के रेट पर। 5 अप्रैल को हमने इशू किया 500 किलो। 7 अप्रैल को रिसीव किया 400 किलो 8 रुपये के रेट पर। 15 अप्रैल को वेस्ट हो गई 10 किलो एज़ पर स्टॉक वेरीफायर रिपोर्ट। कुछ नहीं कहा तो हम इसको नॉर्मल वेस्ट मान लेंगे। 20 तारीख को रिसीव हुई 500 किलो 10 रुपये के रेट पर। 25 तारीख को इशू हुआ 850 किलो। 26 तारीख को शॉर्टेज है 40 किलो, शॉर्टेज है 40 किलो, कुछ नहीं कहा तो इसको भी हम नॉर्मल मान लेंगे। और फिर 30 अप्रैल को रिसीव है 100 किलो 12 रुपये की रेट पर। अब आपको दोनों तरीके से ये स्टोर लेजर बनाना है। देखिए, पहले हम बनाते हैं चार्जिंग वेस्ट एज ओवरहेड। चार्जिंग वेस्ट एज ओवरहेड और फीफो मेथड काम में लेना है तो बहुत सिंपल तरीका हो गया। 400 यूनिट का ओपनिंग बैलेंस है 10 रुपये के रेट पर, बैलेंस हो गया 400, 10 रुपये के रेट पर 4000। फिर 500 किलो खरीदा 6 रुपये के रेट पर 3000 रुपये, बैलेंस हमारे पास हो गया 400 तो 10 रुपये के रेट पर, 500 6 रुपये के रेट पर, टोटल अमाउंट हो गया 7000 रुपये 900 यूनिट का। फीफो मेथड काम में लेना तो अलग अलग लॉट बताना पड़ेगा। फिर 5 तारीख को आपने 500 यूनिट इशू किया है, 500 यूनिट इशू किया, फीफो मेथड काम में ले रहे हैं तो पहला लॉट हमारे पास 400 किलो का है। 400 किलो तो 10 रुपये के रेट पर इशू हो गया। 100 किलो 6 रुपये के रेट पर इशू हो गया। टोटल अमाउंट 4600। बैलेंस अब बचा 400 का लॉट खत्म हो गया, 500 में से 100 चला गया तो 400 यूनिट या 400 किलो एट द रेट ऑफ 6 रुपये, टोटल 2400 रुपये। 7 तारीख को फिर हमने 400 किलो खरीदा 8 रुपये के रेट पर 3200 रुपये। अब हमारे पास देखो इत्तेफाक है ये कि दोनों लॉट 400 किलो के हैं। पहला लॉट 400 किलो का 6 रुपये पर, दूसरा लॉट 400 किलो का 8 रुपये पर। टोटल ये हो गया 800 यूनिट और अमाउंट हो गया 5600 रुपये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 तारीख को आपकी वेस्टेज रिपोर्ट की गई 10 किलो, तो 10 किलो वेस्टेज रिपोर्ट की गई और हमें ओवरहेड के रूप में इसे चार्ज करना है। तो आप इशू में बताएं 10 किलो। फीफो मेथड काम में ले रहे हैं तो पहले लॉट में से इसको इशू करें 6 रुपये के रेट पर 60 रुपये, बैलेंस कम कर दें। पहले लॉट 400 में से 10 कम करके 390 यूनिट और दूसरे लॉट की 400 यूनिट। पहले लॉट के 6 रुपये, दूसरे लॉट के 8 रुपये। टोटल आपके जो इशू का अमाउंट है 60 रुपये और बैलेंस 790 किलो का 5540 रुपये। अब यहाँ इशू में 10 के नीचे आप ब्रैकेट में लिख दें नॉर्मल वेस्ट। ठीक है,
केवल इतना सा करना है। अब 20 तारीख को फिर 500 किलो खरीदा 10 रुपये के रेट पर, 5,000 रुपये। अब हमारे पास 3 लॉट हो गए। अब हमारे पास जो 3 लॉट हो गए उसमें 390 किलो तो 6 रुपये के रेट पर है, 400 किलो 8 रुपये के रेट पर है, 500 किलो 10 रुपये के रेट पर है। टोटल अमाउंट 10,540। अब 25 तारीख को आपने इशू किया 850 किलो। अब 25 तारीख को 850 किलो इशू कर रहे हैं फीफो मेथड पर, तो पहला लॉट 390 किलो का तो 6 रुपये पे जाएगा, दूसरा लॉट 400 किलो का 8 रुपये पे जाएगा, और तीसरे लॉट में से अब बाकी बची हुई 60 यूनिट हम देंगे 10 रुपये के रेट पर। इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे तो 6,140 रुपये। अब बैलेंस क्या बचा? पहला लॉट भी खत्म हो गया, दूसरा लॉट भी खत्म हो गया, तीसरा लॉट जो 500 किलो का था उसमें से भी 60 यूनिट चली गई, तो 440 किलो रह गया 10 रुपये के रेट पर, 4,400 रुपये। अब 26 तारीख को फिर शॉर्टेज हो गई 40 किलो। अब हमारे पास केवल एक ही लॉट है 440 किलो 10 रुपये के रेट पर, तो ये 10 रुपये के रेट पर इशू बता देंगे 400 रुपये, ब्रैकेट में लिख देंगे शॉर्टेज। बैलेंस आपका 440 में से 40 कम होकर के 400 रह गया, 10 रुपये के रेट पर 4,000। और फिर 30 तारीख को हमने जब 100 यूनिट खरीदी है 12 रुपये के रेट पर 1,200 रुपये, तो बैलेंस हो गया 400 किलो 10 रुपये के रेट पर, 100 किलो 12 रुपये के रेट पर, टोटल 500 किलो 5,200 रुपये की रेट पर। तो ये बहुत सिंपल है, केवल हमें सामान्य निर्गमन जिस मेथड को काम में लेते हुए करना है उसी मेथड के हिसाब से कर दें और ब्रैकेट में उस पर लिख दें नॉर्मल वेस्ट। ठीक है। अब दूसरा मेथड लेते हैं इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। इसमें आप देखें सीधा हम उस डेट पर आते हैं जहां वेस्टेज हुई है 15 तारीख को। तो 15 तारीख को 10 किलो का वेस्टेज हुआ है, तो इशू में आप बताएं 10 किलो, रेट और अमाउंट डैश कर दें। अब रेट और अमाउंट डैश कर दें तो आपके पास यहाँ पर 2 लॉट थे, 400 किलो 6 रुपये की रेट पर और दूसरा 400 किलो जो था वो 8 रुपये की रेट पर। अब ये जो 10 किलो वेस्ट हुआ है फीफो मेथड काम में ले रहे हैं, तो पहले लॉट में से वेस्ट हुआ होगा, तो पहले लॉट में अब 400 की जगह कितना बच गया? 390 किलो। अमाउंट उसका वही रखेंगे 400 इंटू 6 यानी 2400 रुपये। तो 2400 रुपये में 390 का भाग लगा दें तो रेट फॉर फर्दर इशू अब पहले लॉट की हो गई 6 रुपये और 15 पैसे और दूसरा लॉट 400 किलो की रेट रहेगी 8 रुपये। ठीक है। अब 20 तारीख को फिर हमारे पास 500 किलो आ गया 10 रुपये के रेट पर 5,000 रुपये। अब हमारे पास 3 लॉट हो गए 390 किलो 6 रुपये 15 पैसे, 400 किलो 8 रुपये, 500 किलो 10 रुपये, टोटल अमाउंट वही आ गया। अब हमने 25 तारीख को इशू किया तो 390 किलो तो हमने इशू किया 6.15 की रेट पर, वो 2400 रुपये आ गए। 400 किलो 8 रुपये के रेट पर 3200 रुपये, 60 किलो 10 रुपये के रेट पर 600 रुपये। अब बैलेंस आपके पास बच गया वही 440 किलो 10 रुपये की रेट। तो दोनों मेथड में चूंकि एक ही लॉट में ये इशू हुआ है तो दोनों में कोई अमाउंट में अंतर यहाँ पर एक तरीके से नहीं आया। अगर आप यहाँ देखें तो दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं आया, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, 60 रुपये का अंतर इसमें आएगा। पहले वाले मेथड में जहाँ 6,140 रुपये था यहाँ 6,200 रुपये रहेंगे। अब 26 तारीख को 40 किलो फिर वेस्ट हो गया, तो अब हमारे पास 440 किलो था 10 रुपये की रेट पर 4,400 रुपये। अब 40 किलो वेस्ट हो गया तो रेट और अमाउंट में डैश कर देंगे, क्वांटिटी में से बैलेंस क्वांटिटी कम कर देंगे, तो 440 में से 40 गई तो 400 ही बच गई, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा 4,400। तो रेट इन्फ्लेट होके क्या हो जाएगी 4,400 डिवाइडेड बाई 400 दैट इज़ 11 रुपीज़ पर यूनिट इन्फ्लेट हो गई। अब 100 यूनिट हमने खरीदी 12 रुपये के रेट पर 1,200 रुपये, हमारे पास 2 लॉट बैलेंस में रह गए 411 रुपये के रेट पर, 112 रुपये के रेट पर, टोटल अमाउंट 500 यूनिट का 5,600। तो दोनों स्थिति में जो है आपके क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा अंतर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बचा हुआ स्टॉक है 400 यूनिट उसकी कीमत हमने लगाई है 4,400 पर, पहले वाले मेथड में 400 की हमने लगाई थी 411 रुपये के रेट पर 4,000 रुपये पर, तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दोनों में आएगा, लेकिन कॉस्ट में अंतर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वो अमाउंट ओवरहेड के रूप में चार्ज हो रहा है, यहाँ वो अमाउंट ओवरहेड के रूप में चार्ज नहीं हो करके सिंपल बची हुई कीमतों को आप बढ़ा करके कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों जो मेथड है उन दोनों मेथड में यानी चार्ज एज फैक्ट्री ओवरहेड एंड चार्ज
इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड, दोनों में थोड़ा सा अंतर किस प्रकार का होगा। अब इसमें अगर कई बार ऐसी हमारे पास सामग्री होती है जिसको हमें काम में लेने से पहले सुखाना होता है, परिपक्व करना होता है, तो उसको हम कहते हैं सीजनिंग ऑफ मटेरियल। सीजनिंग ऑफ मटेरियल में वो मटेरियल तैयार होने तक जितने खर्चे आपने उसमें किए हैं वो उसकी लागत में शामिल कर लेते हैं और फिर उसकी कीमत हम निकालते हैं। ऐसे एक होता है मटेरियल टर्नओवर। मटेरियल टर्नओवर का अर्थ है कि एक निश्चित अवधि में आपका औसत स्टॉक कितनी बार रोटेट हो गया। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एवरेज स्टॉक निकालेंगे। एवरेज स्टॉक निकालेंगे, उस पीरियड का प्रारंभ का स्टॉक, उस पीरियड के अंत का स्टॉक, दोनों स्टॉक को अमाउंट को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। जैसे मान लीजिए वर्ष के प्रारंभ में 10,000 का स्टॉक था, वर्ष के अंत में 14,000 का स्टॉक था, तो एवरेज स्टॉक क्या हो गया 12,000। और मान लो इस वर्ष के दौरान कुल मिलाकर हमने 2,40,000 रुपये का मटेरियल कंज्यूम हुआ, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2,400 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 12,000, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12,000, कुल मिलाकर ये मटेरियल टर्नओवर रेशो आ गया 20। इसका मतलब औसत स्टॉक 20 बार घूम गया। 20 बार घूम गया तो रिप्लेस कितने दिनों में हुआ, साल में दिन है 365, 365 डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर 20, यानी 18.25 दिन या 19वें दिन मटेरियल रोटेट हो गया। तो मटेरियल टर्नओवर हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि मटेरियल टर्नओवर रेशो जितना ज़्यादा होता है संस्था के लिए उतना अच्छा होता है। बहुत जल्दी जल्दी आपका मटेरियल रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी कैपिटल जो है स्टॉक के रूप में ज़्यादा दिनों तक ब्लॉक नहीं रहती, तो जो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उससे हमारे को बचत होती है। तो इसलिए मटेरियल टर्नओवर थोड़ा हमें ज्ञात करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये हुआ आपके मटेरियल कंट्रोल के संबंध में। नेक्स्ट टर्न पर फिर हम और लेंगे आगे इसका चैप्टर लेबर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।